बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूँ तौसीम सैयद। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम उर्दू ग्लोब टीवी, कनाडा पाकिस्तान। इस वक्त रात का 1 बज रहा है। कनाडा में 4 और 5 जुलाई की रात और पाकिस्तान में 5 जुलाई की सुबह 10 बज रहे हैं। आज की कुछ अहम खबरें हम डिस्कस करेंगे और कुछ ख़बरों पर तबसरा भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के हवाले से कि चीन में जो ईरान के सफ़ीर हैं उनका कहना है कि तेहरान आबलाए हरमज़ से गुज़रने वाले बहरी जहाज़ों से सर्विस फ़ीस वसूल करेगा। इस मंसूबे की अमेरिका ने मुखालफत की है। अब्दुल रज़ा रहमानी ने बीजिंग में एक प्रेस फोरम में कहा है कि ईरान ओमान के ताउन से इस अहम आबी गुज़रगाह के लिए नए इंतज़ामात पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे मुल्क के तौर पर जिसके इलाकाई पानियों में हरमज़ शामिल है, हम यकीनी तौर पर सर्विस फ़ीस वसूल करेंगे। रहमानी ने जोर दिया कि ये ट्रांजिट फ़ीस नहीं शुमार होगी। उनके बकौल इन नए इंतज़ामात का मकसद आबलाए हरमज़ से गुज़रने की हिफाजत को यकीनी बनाना, जहाज़ों की आमद व रफ्त की निगरानी करना और जहाज़ों की ज़्यादा मकदार के माहौलियाती नताइज से निमटना है। आप से हम गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। चैनल हमारा चूँकि नया है और हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आपको न्यूट्रल खबरें दें, अनबाइस खबरें दें। अभी चूँकि इंटरनेशनल मौज़ूआत चल रहे हैं, इसके बाद हम पाकिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने अबनाए हरमज़ में किसी भी फ़ौजी सरगर्मी के ख़िलाफ़ बरतानिया और फ़्रांस को ख़बरदार करते हुए कहा है कि उसके संगीन नताइज हो सकते हैं। ये रद्दअमल बरतानिया और फ़्रांस के इस मुश्तरका बयान के बाद सामने आया है, जिसमें दोनों ममालिक ने अबनाए हरमज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफ़वाज तैनात करने की तैयारी का इजहार किया था। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने एक बयान में कहा है कि अबनाए हरमज़ गैर इलाक़ाई ताकतों के फ़ौजी मुज़ाहरे का मैदान नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान इस हसास आबी गुज़रगाह की सलामती का ज़ामिन है और वहाँ किसी भी फ़ौजी नक़्ल व हरकत के ख़िलाफ़ ख़बरदार करता है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अबनाए हरमज़ की सलामती की ज़िम्मेदारी उससे मुतसिल ममालिक पर आयद होती है और अगर कोई बहरान पैदा होता है तो उसके नताइज के ज़िम्मेदार वो अनासर होंगे जो कशीदगी बढ़ाने का सबब बनेंगे। ईरानी मीडिया में बताया जा रहा है कि ईरान के साबिक़ रहबर आला ख़ामनाई की नमाज जनाजा इतवार को अदा की जाएगी। ताहम अभी ये तय नहीं हुआ कि नमाज कौन पढ़ाएगा। आप जब तक ये हमारा व्लॉग सुनेंगे, नमाज जनाजा अदा की जा चुकी होगी या उसके कुछ देर के बाद अदा की जाएगी, क्योंकि टाइम डिफरेंस काफ़ी है। बताया गया कि आवाम को ख़ामनाई की 24 घंटे तक अलविदा कहने की इजाज़त दी गई थी, जबकि इतवार को ख़ामनाई और उनके अहल खाना की नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद अवामी सतह पर अली ख़ामनाई की अलविदाई तक़रीबात का सिलसिला जारी रहेगा। ईरानी मीडिया की जानिब से शाया किए गए एक बयान के मुताबिक अली ख़ामनाई और उनके अहल खाना के लिए दुआया तक़रीब इतवार सुबह 6 बजे तेहरान की एक मस्जिद में मुनक़्क़िद की जाएगी। पाकिस्तान में माली साल 25 और 26 के दौरान तनख्वाहदार तबके ने अपनी आमदन पर तकरीबन 633 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया है, जो बरामद करनगान रियल एस्टेट के शोबे और रिटेल कारोबार से मजमूई तौर पर वसूल किए गए इनकम टैक्स से ज़्यादा है। FBI की जानिब से अदाद शुमार के मुताबिक 30 जून 2026 को ख़त्म होने वाले माली साल के दौरान मजमूई तौर पर 13,010 अरब रुपये महसूलात जमा किए। इनमें तनख्वाहदार तबका नुमाया टैक्स दहंदगान में शामिल रहा। FBI के अदाद शुमार के मुताबिक माली साल में तनख्वाहदार तबके ने 633 अरब रुपये इनकम टैक्स अदा किया, जबकि गुज़िश्ता माली साल ये रकम 585 अरब रुपये थी। दूसरी जानिब बरामद करनगान ने 30 जून को ख़त्म होने वाले माली साल में 174 अरब रुपये इनकम टैक्स अदा किया, जबकि इससे पहले के माली साल में उनकी जानिब से 176 अरब रुपये टैक्स जमा कराया गया था। यमन के हौसियों का कहना है कि उनकी फ़ौज का सामना सऊदी लड़ाका तैयारों से हुआ है, जो मुबैना तौर पर सना
ہوائی اڈے پر ایرانی مسافر طیارے کو اترنے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حوثی عسکری ترجمان نے خبردار کیا کہ اگر سعودی عرب نے یمنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھا تو ان کا گروہ سعودی ہوائی اڈوں اور خشکی و سمندر پر موجود اہم سعودی مفادات کو نشانہ بنائے گا۔ حوثی تحریک سے وابستہ ٹی وی نے خبر دی ہے کہ جمعے کو روز صنعا میں ایک ایرانی طیارہ پہنچا جو اسلامی جمہوریہ کے سابق رہنما علی خامنئی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے گروپ کے سرکاری وفد کو تہران لے جانے کے لیے آیا تھا۔ ٹی وی کے مطابق طیارے میں 200 سے زائد مریض بھی سوار تھے۔ روس کی سلامتی کونسل کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف جدوجہد میں ایرانی قوم فاتح بن کر ابھرے گی۔ دمیتری میدودیف اعلیٰ سطح کے روسی وفد کی قیادت کر رہے ہیں جو ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تدفین میں شرکت کے لیے تہران میں ہے۔ تعزیتی تقریب میں شرکت کے بعد پیغام میں دمیتری نے کہا کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر روس بھی ایرانی قوم کے دکھ میں شریک ہے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے ان کے اہل خانہ کے میتیں تہران میں عوامی دیدار کے لیے رکھ دی گئی ہیں۔ ایرانی عوام بڑی تعداد میں شہید رہبر کو الوداع کہنے کے لیے موجود ہیں۔ واضح رہے کہ تہران میں نماز جنازہ کا مرکزی اجتماع 6 جولائی کو ہو رہا ہے اور 6 جولائی کی صبح جنازے کا جلوس تہران سے قم جائے گا۔ تدفین سے پہلے خامنئی کی میت کو عراق کے شہروں نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا جبکہ ان کے مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ گزشتہ روز ایرانی شہید رہبر کو وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ پاکستانی وفد اور بین الاقوامی رہنماؤں نے خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر خامنئی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید آیت اللہ خامنئی کے تعزیتی اجتماع میں مجھے شرکت کر کے ان کی شخصیت کے کئی پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ امریکہ میں جاری شدید گرمی کی لہر نے بجلی اور پانی کے نظام پر دباؤ بڑھا دیا ہے جبکہ مصنوعی ذہانت کے ڈیٹا سینٹر کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کو بھی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مراکز بڑی مقدار میں بجلی اور پانی استعمال کر رہے ہیں جس سے پہلے سے دباؤ کا شکار انفراسٹرکچر مزید متاثر ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ڈیٹا سینٹر ملک کی مجموعی بجلی کا تقریباً 4% استعمال کرتے ہیں اور اندازہ ہے کہ یہ شرح 2030 تک بڑھ کر 9% تک پہنچ سکتی ہے۔ اس وقت ملک میں ہزاروں نئے مراکز تعمیر کیے جا رہے ہیں تاکہ مصنوعی ذہانت کی بڑھتی ہوئی طلب پوری کی جا سکے۔ ادھر بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کی ہائی کورٹ نے مبینہ طور پر بیوی کے سخت جملے کو شدید غصہ اور اچانک اشتعال دلانے والے قرار دیتے ہوئے شوہر کی عمر قید کی سزا کم کر دی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق عدالت نے ملزم کی اپیل منظور کرتے ہوئے قرار دیا کہ یہ واقعہ پہلے سے کسی بھی منصوبہ بندی کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اچانک پیش آنے والا واقعہ تھا۔ ملزم شیو کو ٹرائل کورٹ نے اپنی حاملہ بیوی کرن کے قتل پر عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ پولیس کے مطابق واقعہ 2021 میں پیش آیا تھا جب شیو نے مبینہ طور پر اپنی بیوی پر پتھر سے حملہ کر کے اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ کرن اس وقت 7 ماہ کی حاملہ تھی اور بعد میں زخموں کی شدت سے جان کی بازی ہار گئی تھی۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق ملزم نے واقعے کے بعد خود مقتولہ کے اہل خانہ اور پولیس کو اطلاع دی اور بتایا کہ جھگڑے کے دوران بیوی نے کہا تھا کہ میں تم جیسے 1000 شوہر رکھ سکتی ہوں، جس پر وہ شدید مشتعل ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے قرار دیا کہ اس جملے کو شوہر کی تذلیل اور وقار مجروح کرنے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جس سے بعض حالات میں انسان کا خود پر کنٹرول ختم ہو سکتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ عدالت نے اس کے اس ایک جملے پر اس کی 14 سال سے سزا 7 سال کم کر دی اور یہ کہا کہ چونکہ بیوی نے یہ ایک سخت ترین جملہ کہا تھا جس سے اس کا شوہر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور مشتعل ہو گیا اور اشتعال میں اس نے بیوی کو
पत्थर मारा या कोई ईंट मारी या कोई भारी चीज़ जिससे वो ज़ख्मी हो गई, उसको अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो ज़ख्म ज़्यादा गहरा था जिससे वो उसकी हलाकत हो गई। अदालत ने नोट किया कि अगर ये कत्ल मनसूबा बंदी के तहत होता तो मुलजिम खुद पुलिस और अहल खाना को फौरी तौर पर इतला ना देता। उसने तो खुद इतला दी और बताया कि इस तरह झगड़ा हमारा हुआ है। तो झगड़ा हुआ है, ज़ाहिर है वो मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन चूँकि एक मकामी अदालत जो थी उसने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन अदालत जो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट थी उसने उसकी सज़ा आधी कर दी। अदालत ने करार दिया कि इस मामले को एक भारतीय कानून के तहत कत्ल के बजाय दिफा 304 हिस्सा 2 के तहत शुमार किया जाएगा, यानी 302 की जगह 304 की दिफा लगाई गई और उसको उसकी सज़ा जो है नतीजतन अदालत ने मुजरिम की सज़ाए उम्र कैद को 7 साल कैद बामुशक्कत और 1000 रुपये, यानी इस दौर में जब करोड़ों लाखों रुपए के मामलात हो रहे हैं, अदालत ने उसे सिर्फ 1000 रुपये जुर्माने की सज़ा दी है, तो एक मजाक के बराबर है। ये ना ही दी जाती तो बेहतर थी, यानी ये तकरीबन कोई 5 कैनेडियन डॉलर और 3 अमेरिकन डॉलर की सज़ा, एक इंसानी जान लेने की $3 सज़ा और 7 साल दिए है, और फिर वही साउथ एशियाई ममालिक में ये तकरीबन 3 साल के बाद रिहा होकर वापस आ जाएगा। तो इस तरह के मामलात पाकिस्तान में भी होते हैं, इंडिया में भी, और बांग्लादेश और श्रीलंका में भी। ये अफसोस की बात है, और एक इंसानी जान पे उस शख्स को इतनी कम सज़ा दी गई। उधर बात करते हैं कि जी आज चूँकि आयतुल्लाह ख़amenei की नमाज जनाजा हो चुकी है, लेटेस्ट खबर जो हमारे पास अब तक इस वक्त आई है तेहरान में अदा कर दी गई है, और उसमें ईरानी सदर स्पीकर बाकर कालिबाफ भी शरीक हुए और 100 मुल्कों के वफूद बताए जा रहे हैं और लाखों अफराद ने शिरकत की। जनाजागार तेहरान की सड़कों पर स्याह लिबास पहने लोगों ने वहाँ पे इंतकाम और इंसाफ के असूल की अलामत सुर्ख परचम लहराते सौगवारों ने शहीद रहबर को अलविदा किया। अब कल जो है ये जनाजे का जुलूस तेहरान से कुम जाएगा और उससे पहले इराक़ के शहर नजफ़ ले जाया जाएगा और मशहद में उन्हें सुपर्द खाक किया जाएगा। आपको पता ही है कि 28 फरवरी को मुश्तरका हमले में आयतुल्लाह ख़amenei की शहादत के सबब 8 मार्च को, यानी एक हफ्ते ही में नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया था। ताहम शहीद सुप्रीम लीडर की फौरी तदफीन नहीं की गई थी। कहा यह जाता है कि उनको अमानतन दफन किया गया था और उनके साथ जो लोग शहीद हुए थे तो उनको अब दफनाया जाएगा। उनके अहले खाना भी शहीद हुए थे, लेकिन इस वक्त के जो रहबर आला हैं, कहा यह जा रहा था कि उनके साहबजादे शायद नमाज जनाजा पढ़ाएँ, लेकिन चूँकि वो खासे ज़ख्मी हैं और उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो आते और नमाज जनाजा पढ़ाते, इसलिए नमाज जनाजा जो है उनकी किसी और ने पढ़ाई है। और बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है। कहते हैं कि जी तेहरान में लाखों लोगों का इज्तिमा था और लाखों लोग इंतकाम इंतकाम के नारे लगा रहे थे। और आपको पता है ईरान में अमेरिका के ख़िलाफ़ निस्फ सदी से भी ज़्यादा अरसे से एक नफ़रत पाई जाती है और हमेशा वहाँ पे मर्ग बर अमेरिका का नारा लगाया जाता है और इसका ज़िम्मेदार ज़ाहिर है ख़ुद अमेरिका है। और फिर अमेरिकी कहते हैं कि ये हमसे नफ़रत क्यों करते हैं। उसका मुज़ाहरा आपने देख ही लिया होगा कि कुछ अर्से पहले जो जंग हुई और उससे पहले जो उन पर पाबंदियाँ लगाई गई और जुल्म ज़्यादती की गई। आज का व्लॉग हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तौसीफ़ सैयद को दें यहीं पर ही इजाज़त, और हमारे व्लॉग पर कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक और शेयर कर दें और हमें रहनुमाई भी दें। हमारी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर आपके पास कोई अहम ऐसी ख़बर या मौजू है जिस पर आप चाहते हैं कि हमें उस पर गुफ्तगू करनी चाहिए तो हमें अपनी राय से भी ज़रूर नवाजें। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल है
canurdu@gmail.com canurdu@gmail.com. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.